नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है समर की। समर जो कि एक बहुत अच्छे परिवार के रहने वाले लड़के थे। उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई थी। आज समर अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुके थे। समर को कोई भी जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उनके किसी भी डिसीज़न पे उनके माता पिता को कभी भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने माता पिता के इकलौते बच्चे थे। समर को चाहिए था कि वो अपना कोई पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करें और उनके दिमाग में पहले से ही सारे प्लान्स रेडी थे। इस वजह से समर को कंस्ट्रक्शन के लाइन में जाना था और उन्होंने जब ये बात अपने पिता के सामने रखी, पिता को भी उनकी सारी बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई और पिता को ये भी पसंद आया उनका बेटा खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि पिता भी बिजनेसमैन ही थे। पिता की बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की फैक्ट्रियाँ थीं। उनका उस शहर में नाम चलता था। इस वजह से समर को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जाता है, वहाँ भी उसे उसके पिता के नाम का काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला था। वैसे तो उसे अपने पिता के नाम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि समर दिमाग से काफ़ी तेज था। फिर भी समर का बिजनेस उसके पिता ने स्टार्ट करवा दिया। समर भी अपना काम जोर शोर से मन लगाकर कर रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 6 महीने से साल भर के अंदर ही उसने कंस्ट्रक्शन की दुनिया में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था। अब लोग खुद से समर को ढूंढकर उसके पास आया करते थे और समर से अपने प्रोजेक्ट में काम करने को रिक्वेस्ट किया करते थे। समर के पिता भी उसके इतनी जल्दी इतना ज़्यादा नेम और फेम पाने की वजह से काफ़ी खुश भी थे और अपने बेटे पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। समर के हाथ में एक नया प्रोजेक्ट आया। उस प्रोजेक्ट के लिए समर को एक लोकेशन बताई गई और कहा गया, आप उस लोकेशन पर जाकर पहले विजिट कर लीजिए। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान बनाकर वहाँ पर काम स्टार्ट करवाएंगे। समर वहाँ पर साइट विजिट करने के लिए पहुँच गया, लेकिन समर साइट विजिट करते वक्त ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। समर को पता नहीं उस साइट में कुछ गड़बड़ी लग रही थी या फिर वो प्रोजेक्ट नहीं जम रहा था। वो ये बातें ना तो किसी को बता पाया और ना ही समझा पाया। समर थोड़ी ही देर में उस साइट विजिट को छोड़कर जल्दीबाजी में अपने घर वापस आ चुका था। लेकिन समर जिस हालत में घर पहुंचा था, उसकी वैसी हालत देखकर उस वक्त जो उसकी माँ घर पर थीं, वो काफ़ी घबरा गईं और उन्होंने अपने बेटे से पूछना शुरू किया, क्या बात है बेटा, क्या हो गया है तुम्हें, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बताओ तो। लेकिन समर किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। समर को देखकर ये समझ में आ रहा था कि समर किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। वो डर रहा है, लेकिन उसके डर और घबराहट का कोई भी रीज़न उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा था। आज समर अपने समय से काफ़ी पहले भी घर आ चुका था, इसलिए उसके पिता इस वक्त घर पर नहीं थे। माँ ने तुरंत अपने पति को फ़ोन लगा दिया और समर की हालत बताई। ये बताया कि समर आज काम को किस तरह से बीच में पहली बार छोड़कर घर ऐसी हालत में वापस आ चुका है। पिता को भी ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि समर अपने काम को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड था। वो काम को कभी भी किसी भी हालत में बीच में छोड़ना या रोकना पसंद नहीं करता था। लेकिन पिता उस वक्त
अपने काम में थोड़े ज़्यादा बिजी थे, इसलिए उन्होंने कहा वो थोड़ी देर में घर पर आएंगे। तब तक आप ही समर का ख्याल रखो, अगर लगे तो डॉक्टर को बुलवा लो। माँ को भी समर की हालत देखकर यही सही लगा कि वो डॉक्टर को बुला लें और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया। ये उनके फैमिली डॉक्टर थे जो कि फ़ोन करते ही आधे घंटे के अंदर घर पर आ चुके थे और उन्होंने समर को देखते ही कहा, ये तो किसी बात से बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है, ऐसा क्या हुआ है? माँ ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मुझे भी बिल्कुल नहीं पता, ये जब से आया है तब से बस ऐसे ही बैठा हुआ है, इसी तरह से काँप रहा है, बार बार बोल रहा है मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ये कहाँ के बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सुबह से इसके पीछे लगी हूँ कि ये मुझे कुछ तो बताए कि इसे क्या हुआ है, लेकिन ये कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। इतना सुनते ही डॉक्टर ने अपने हिसाब से जो भी दवाइयाँ, इंजेक्शंस उस समय उसको रिलैक्स करने के लिए देनी चाहिए थी, वो सारी दवाइयाँ और इंजेक्शंस समर को दे दी और कहा इसे थोड़ी देर में नींद आ जाएगी और जब ये सोकर उठेगा तब ये थोड़ा बेहतर महसूस करेगा, तब हम इससे बात करके देखते हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, तब फिर इसके ट्रीटमेंट में हमें ज़्यादा आसानी होगी। ठीक डॉक्टर के कहे मुताबिक समर को मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर ही नींद आ गई और डॉक्टर ने बाकी नौकरों से कहकर समर को कमरे में जाकर सुला दिया। अब समर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। डॉक्टर अभी भी वहीं माँ के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और तो और पिता के घर आने का भी इंतज़ार किया जा रहा था। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। अचानक समर के कमरे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ें आने लगी और उन आवाज़ों के आने के तुरंत बाद समर की एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसके चीखने की आवाज़ सुनते ही माँ और डॉक्टर दोनों भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर समर के कमरे में पहुंच चुके थे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो समर तो बहुत आराम से अपने बिस्तर पर अभी भी सोया हुआ था, लेकिन उसके कमरे में लगातार किसी छोटे बच्चे की हंसने और खेलने की आवाज़ें आ रही थीं। किसकी थी वो आवाज़ें? कोई भी वहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। ये सारी बातें हर किसी के समझ से परे थी। अब डॉक्टर को भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। माँ तो पहले से ही घबराई हुई ही थी। उन्होंने तुरंत वापस से अपने पति को फ़ोन लगाकर पूछा, आप कब तक घर आने वाले हैं? यहाँ मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। वैसे भी भाई साहब अभी तक घर पर ही बैठे हैं, लेकिन हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिता ने तुरंत फ़ोन के दूसरी तरफ से पूछा, क्या बात है? समर की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है क्या? उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। माँ ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समर को डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दे दिया था और समर अभी भी सो रहा है, लेकिन कुछ तो अलग ही गड़बड़ है जो हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा। घर में किसी छोटे बच्चे की खेलने और हंसने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। कौन है वो बच्चा? कहाँ से आ रही हैं आवाज़ें? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप बस जल्दी से जल्दी घर आ जाइए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इतना सुनते ही समर के पिता ने तुरंत कहा, हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में घर पर पहुंचता हूँ। वैसे भी मेरा आज का काम लगभग खत्म हो ही चुका है। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। आधे घंटे के अंदर ही पिता घर पर आ चुके थे। घर पर जब वो पहुँचे, उन्हें भी साफ साफ किसी बच्चे की हंसने, खिलखिलाने और खेलने की बहुत तेज़ तेज़ पूरे घर में आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने भी एक बार घूमकर पूरे घर में चेक किया, लेकिन कहीं भी कोई भी बच्चा
उन्हें भी नज़र नहीं आया। अब परेशानी तो उन्हें भी समझ में आने लगी, लेकिन वो परेशानी थी क्या, ये समझ में आना वहाँ किसी के भी बस में नहीं था। थोड़ी देर में समर की फिर से चीखने की आवाज़ें आने लगी और समर वैसे ही बेहोशी के हालत में बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मुझे उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। लेकिन समर अभी भी बेहोश ही था। समर को ऐसा क्या दिख रहा था, ऐसा क्या महसूस हो रहा था कि वो बेहोशी के हालत में भी इतना ज़्यादा डरा हुआ था। ठंड के महीने में समर पूरी तरह पसीने से लथपथ हो चुका था। अब डॉक्टर, माता पिता सब समर को होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन समर को होश नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में बच्चे की आवाज़ें आना पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब जब ये आवाज़ें नहीं आ रही थीं, समर भी शांत हो चुका था। अब तीनों लोग वहीं समर के कमरे में ही बैठे हुए थे और समर के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि वो समर से ये जान सके कि समर बार बार कौन सी गलती और कौन सी जगह के बारे में बात कर रहा है। थोड़ी देर में समर को होश आ गया। समर जब होश में आया तो वो काफ़ी नॉर्मल था और वो डॉक्टर को देखते ही तुरंत उनसे पूछने लगा, अरे अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज किसकी तबीयत खराब हो गई, मम्मा की या पापा की? समर को इतना ज़्यादा नॉर्मल देखकर किसी ने उस वक्त उससे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। फिर डॉक्टर ने कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे मम्मा पापा की याद आ रही थी, इसलिए उनसे मिलने के लिए आया था। माँ ये बात सुनते ही डॉक्टर की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगी, लेकिन डॉक्टर ने इशारे इशारे में माँ को मना कर दिया कि समर से अभी कोई भी सवाल ना पूछा जाए। माँ को भी ये बात समझ में आ गई और थोड़ी देर में सब लोग साथ में खाना खाने के लिए नीचे आ चुके थे। टेबल लग चुका था और सब लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वहाँ पर 4 प्लेटें लगाई गई थी, लेकिन समर ने तुरंत अपने घर के सर्वेंट को जोर से चिल्लाकर आवाज़ दी और उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता नहीं है तुम्हें 5 प्लेट लगानी है? ये 4 प्लेट तुमने किस हिसाब से लगाई है? क्या मेरा दोस्त खाना नहीं खाएगा? ये बात सुनते ही माता पिता और डॉक्टर सबको काफ़ी आश्चर्य हुआ। समर कौन से दोस्त के बारे में बात कर रहा था? फिर तीनों ने एक साथ ही समर से सवाल पूछ लिया, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं खाना खाएगा? लेकिन कौन सा दोस्त? किस दोस्त को खाने पे बुलाया है तुमने आज? समर ने कहा, मैंने कहाँ बुलाया है, वो तो हमेशा हमारे घर पे ही रहता है ना, वो देखिए वो बैठा हुआ है वहाँ चेयर पे। समर एक चेयर की तरफ हाथ दिखाकर इशारा कर रहा था। सबने उस चेयर की तरफ जब नज़र घुमाकर देखा, वहाँ कोई भी बैठा हुआ किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन समर बार बार किसी दोस्त के वहाँ पर बैठे होने के बारे में सबसे बोल रहा था और ये कह रहा था कि आप लोग जो उसको ऐसे बोल रहे हैं ना, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, वो अभी गुस्सा हो जाएगा और उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया तो मैं आप सबसे भी बात नहीं करूँगा। घर वालों ने अभी तक समर के बात करने के और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था। समर एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। लग रहा था जैसे समर की उम्र लगभग 8 साल की हो चुकी है और समर बच्चे की तरह ही बातें कर रहा था। समर के काफ़ी बार बोलने के बाद सर्वेंट ने भी वहाँ पर एक प्लेट लगा दी, लेकिन तुरंत समर ने चिल्लाते हुए कहा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मेरा दोस्त अब वहाँ से उठकर यहाँ मेरे बगल में आकर बैठ गया है, उसकी प्लेट यहाँ लाकर लगाओ। फिर समर ने अपने चेयर से एक तरफ देखते हुए कहा, क्यों?
ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर समर ने अपने सर्वेंट को मना कर दिया कि वो कोई दूसरा प्लेट ना लगाए। उसका दोस्त आज उसके साथ उसी की प्लेट में खाना खाने वाला है। ये बात सुनते ही माता पिता डॉक्टर सब पूरी तरह से घबरा चुके थे। अब किसी को भी कोई भी वहां नजर नहीं आ रहा था, लेकिन समर ने खाना खाना शुरू कर दिया था। समर खाना जिस तरीके से खा रहा था, वो खाना समर नहीं खा रहा था, क्योंकि समर अभी तक लगभग 12 रोटियां खा चुका था और उसे अभी भी भूख लगी हुई थी। समर ने दूध की मांग की और समर ने देखते ही देखते 4 ग्लास दूध निपटा दिया। 4 ग्लास दूध पीने के बाद भी समर का ना तो पेट भरा था और ना ही मन। समर अभी भी और ज़्यादा खाने की मांग कर रहा था। अब उसकी माँ को काफ़ी डर लगने लगा और कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि समर अकेला नहीं है। वो जिस किसी के यहाँ होने के बारे में बता रहा है, सच में समर के साथ वहाँ कोई ना कोई और ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ समर को नज़र आ रहा है, बाकी किसी को नहीं। लेकिन जो भी समर के साथ था, अब वो पूरे घर वालों को अपने होने का एहसास बहुत जल्दी दिलाने वाला था। समर ने इतनी सारी चीज़ों के बाद अब एक ऐसी चीज़ की मांग की थी जो कि समर कभी भी नहीं खाता था, जो उसे पसंद ही नहीं था। लेकिन समर की वैसी मांग आते ही उसकी माँ को ये बात समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि समर के साथ अभी वहाँ पर कौन है या हो सकता है। समर की माँ काफ़ी ज़्यादा अब डर रही थी। उन्होंने अपने पति को एक कोने में ले जाते हुए उनके कान में धीरे से खुसफुसाकर कोई नाम लिया, जिस नाम के बारे में सुनते ही उनके पति के चेहरे के हाव भाव भी पूरी तरह से बदल चुके थे और उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात तो तुम भी जानती हो, तुम ऐसे कैसे बातें कर रही हो। फिर पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा, देखिए समर ये जो मांग रहा है, समर ने आज तक पूरी जिंदगी में ये चीज़ कभी खुद नहीं खाई है। हमेशा पहले भी जब वो बचपन में इस चीज़ की मांग किया करता था तो वो ये बोलकर मांगता था कि ये उसे नहीं उसके दोस्त को ही चाहिए। अब कहीं ना कहीं पति को भी अपने पत्नी की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। इस बात का क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता था, अब उन दोनों के बीच में ये बात होने लगी। पति ने तुरंत कहा, अगर तुम जैसा कह रही हो या जैसा हमें लग रहा है सच में वैसी ही बात है, तो हमें तुरंत गुरुजी को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ऐसी चीज़ों में हम कुछ नहीं कर सकते। पत्नी ने भी तुरंत हामी भर दी। पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, इस बात के लिए बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि हम इस चीज़ में जितनी देरी लगाएंगे उतना ज़्यादा इन चीज़ों का असर समर के ऊपर होने लगेगा। पति ने तुरंत गुरुजी को फ़ोन लगा दिया। गुरुजी भी आधे घंटे के अंदर ही घर पर आ चुके थे और गुरुजी ने घर में प्रवेश करते ही द्वार पर ही तुरंत माता पिता को ये बात बता दी कि यहाँ पर किसी छोटे बच्चे की आत्मा भटक रही है। और गुरुजी को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इससे पहले गुरुजी उस घर में पूजा पाठ के लिए कई बार आ चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। फिर भी गुरुजी ने कुछ सामग्रियों की मांग की। गुरुजी की मांग की गई सामग्री 10 मिनट के अंदर उनके सामने हाजिर कर दी गई थी। गुरुजी ने जैसे ही पूजा करना शुरू किया, थोड़ी ही देर में समर के कमरे से उसी तरह छोटे बच्चे की आवाज़ें तेज तेज आने लगी और अब उन आवाज़ों के साथ
समर भी सीढ़ियों से नीचे हंसता हुआ उतर रहा था। समर अभी काफी अलग दिख रहा था। समर के चेहरे में बार बार घर वालों को वही चेहरा नजर आ रहा था जो कि थोड़ी देर पहले माता पिता सोच रहे थे। अब गुरुजी ने अपनी पूजा विधि शुरू ही रखी और समर आकर गुरुजी के सामने खुद ब खुद बैठ चुका था। गुरुजी ने जैसे ही हवन कुंड में कुछ ही आहुतियां डाली होंगी कि तुरंत समर ने बोलना शुरू किया, इन सारी चीजों से कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ से इसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। इसने अपना वादा तोड़ा है। गुरुजी ने ये सारी बातें सुनते ही तुरंत समर के माता पिता से पूछना शुरू किया कि ये बच्चा किस वादे के बारे में बात कर रहा है। माता पिता ने कहा, ये बात समर के बचपन की है। जब करीब समर 8 साल का था, उसका एक दोस्त था जिसका नाम था संदीप। उन दोनों में दोस्तों का रिश्ता कम और भाइयों का रिश्ता ज़्यादा था। ये दोनों पड़ोसी ही थे। लेकिन एक बार संदीप की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और संदीप बाहर खेलने जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन समर संदीप के घर पर जाकर बैठ गया और उसने संदीप की माँ से बार बार रिक्वेस्ट की कि अगर संदीप खेलने नहीं जाएगा तो वो भी खेलने नहीं जाएगा। संदीप की हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वो खेलने के लिए बाहर जा सके। लेकिन समर के इतनी बार कहने के बाद संदीप भी उसे मना नहीं करना चाहता था और वो दोनों खेलने के लिए बाहर चले गए। समर ने बचपन में ही मजाक मजाक में या फिर बचपने में उसकी माँ से ये प्रॉमिस किया कि आंटी आप टेंशन मत लो, संदीप का ख्याल मैं रखूँगा, लेकिन इसे मेरे साथ खेलने जाने दो क्योंकि मुझे इसके बिना खेलना नहीं पसंद है और मेरा मन भी नहीं लगता। इतनी बातें सुनकर संदीप की माँ भी मना नहीं कर पाई। दोनों बच्चे खेलने के लिए ग्राउंड में पहुँच चुके थे। दोनों ने मुश्किल से आधे घंटे ही खेला होगा कि अचानक संदीप की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और उसे तेज़ तेज़ चक्कर आने लगे। चक्कर आने की वजह से संदीप को कुछ भी समझ में नहीं आया और सामने से आती बॉल उसे दिखाई नहीं दी और वो बॉल उसे उसके सर पर लगी। उस बॉल के सर पर लगते ही संदीप वहीं ग्राउंड में गिर गया। ग्राउंड में संदीप जहाँ पर गिरा था वहीं पीछे एक पत्थर पर भी उसे चोट लग गई। देखते ही देखते समर की आंखों के सामने संदीप ने अपना दम तोड़ दिया और समर कुछ भी नहीं कर पाया। समर को भी इस हादसे से निकलने के लिए काफ़ी वक्त लगा, लेकिन संदीप अपनी माँ का इकलौता सहारा था। उसके पति की मृत्यु तो काफ़ी पहले ही हो चुकी थी, इसलिए संदीप के मरने के 3 महीने के बाद ही उसकी माँ की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब ये बच्चा अपना बदला लेने के लिए आया है। अब सारी बातें गुरुजी को समझ में आ चुकी थी। गुरुजी ने सारी क्रिया विधि संपन्न की और आखिरकार संदीप की आत्मा को मुक्ति दिलाई, क्योंकि इसमें समर की कोई गलती नहीं थी। संदीप भी उस समय एक छोटा बच्चा था, वैसे ही समर भी उस समय छोटा बच्चा ही था, जिसे कोई भी चीज़ समझ में आते आते इतना समय मिला ही नहीं कि वो संदीप के लिए कुछ कर सके या उसकी जान बचा सके। और संदीप का मरना या उसकी माँ का मरना, इसमें समर की कहीं कोई गलती नहीं थी। ये सारी बातें समझने के बाद संदीप भी मुक्ति पाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो चुका था। उस समय के बाद से कभी भी समर को संदीप की आत्मा ना तो दिखी और ना ही उसने उसे परेशान किया। आज समर की जिंदगी अच्छे से बीत रही है।
तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।